सिर्फ घर का बजट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट मैनेज करने में भी महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। देश की कुछ ऐसी ही कामयाब महिलाओं से आज हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स। आज की हमारी खास पेशकश में होंगे दो मेहमान। मेरे साथ है डॉक्टर सोनल शाह, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड लेडी ट्राइकोलॉजिस्ट और रिचफील्ड की को फाउंडर। साथ ही हमारे साथ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर भी हैं पूजा भिंडे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और शुरुआत में डॉक्टर सोनल आपके साथ करना चाहूंगी। रिचफील्ड इनफैक्ट एक सिनोनिम है जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, स्कैल्प केयर की, स्किन केयर की। आपसे इनफैक्ट समझना चाहते हैं कि आज के युग में जब हम बात करते हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत है। इनफैक्ट आप जितने क्लाइंट्स से मिलती हैं, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि जब दो सदस्य जब कमाते हैं फैमिली में, तो महिला की जो इनकम रहती है वो एक डिस्पोजेबल इनकम कही जाती है। तो उसको आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उनको इन्वेस्ट करके वो मनी को आप डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, और ओवर द पीरियड वो इमरजेंसी में काफ़ी काम आती है। और महिलाएं जैसे हमारे घर को अच्छी तरह संभालती है, वैसे ही फिनांस को भी अच्छी तरह संभाल सकती है। जी, फाइनेंसेस की हम बात करते हैं। पूजा, कई बार इस शो पर भी हमने कई सवाल देखे, उसमें आमतौर पर ऐसा लगता है कि अभी भी महिलाएं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, बीट वर्किंग हो, वो अपने हस्बैंड या फिर घर में कोई भी मेल मेंबर है उसको काफी कंसल्ट करती हैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है। आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय देती हैं, और आपने इनफैक्ट कुछ अलग ऑब्जर्व किया है तो उसे जरूर शेयर करें। खुद देखिए पल्लवी, मैं भी यही कहूंगी कि महिलाएं। जी पूजा, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं यही कहूंगी कि महिलाएं जो हैं आज के दौर में वो हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो जैसे सोनल जी ने कहा कि हाउस होल्ड के बजटिंग वगैरह के डिसीजंस में जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वैसे फाइनेंशियल डिसीजंस में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। आज महिलाएं उतनी ही वर्किंग है, उनका भी खुद का बिजनेस चला रही हैं, तो उन्हें भी फाइनेंस रिलेटेड सारी नॉलेज होना बनता है, उन्हें भी काफी नॉलेज है। और अगर वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर वो बिजनेस नहीं कर रही है और सिर्फ हाउसवाइफ है, तो भी अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह से समझना और उसकी जानकारी रखना, मैं कहूंगी सारी महिलाएं को होना बहुत जरूरी है। कभी कोई कंटिजेंसी या इमरजेंसी के टाइम पे महिलाएं को अगर जरूरत पड़े तो वो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आगे डिसीजंस ले सकती है, अगर उनके हस्बैंड वो टाइम पे मौजूद ना हो तो। जी, इनफैक्ट बिल्कुल हम, और कोशिश भी यही है हमारी इस खास पेशकश के जरिए कि हम महिलाओं में जागरूकता जरूर पहुंचा सकें और ये रियलाइज उन्हें करा सकें कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अहम हिस्सा है लाइफ का। डे टू डे बेसिस पे भी आप छोटी छोटी चीजों से ही, जैसे आप घर मैनेज करते हैं वैसे आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सोनल, इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल्स लाइक यू, आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से मैनेज करते हैं, और क्या आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेती हैं? कैसे आप अपने डे टू डे बेसिस पे फाइनेंसेस कैसे आप प्लान करती हैं? पहले तो है कि हर फील्ड में प्रोफेशनल्स अवेलेबल है अभी, तो फाइनेंशियल गुरु की भी हेल्प लेनी ही चाहिए। हर फील्ड में हम प्रोफेशनल हेल्प लेते ही हैं, तो इसमें भी हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं ज़रूर से। लेकिन हमारी इंटरेस्ट की कई चीज़ें हैं, जैसे पर्सनली आई बिलीव कि अभी सिल्वर जो है वो क्वाइट स्वीट स्पॉट पे है, तो सिल्वर में मैं रखती हूँ कि सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। गोल्ड भी हमारे पुरखों के ज़माने से मैंने देखा है कि सोने के भाव कभी भी कम नहीं होते, हालांकि अभी कम हो गए बहुत, लेकिन ओवर द इयर्स हम देखने जाएं तो वो फंक्शन में भी काम आ जाता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है, हमें तो लेना देना रहता ही है फैमिली में, जब शादियां होती है तो वो वहाँ भी काम आ जाता है, और अप्रिसिएशन भी ओवर द पीरियड, ओवर द इयर्स होता ही रहता है। लेकिन हम एक बकेट में हमारा सब पैसा न डाल के उसको डिफरेंट बकेट्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि है प्रॉपर्टी, जैसे है शेयर्स एंड मेटल्स में सिल्वर एंड गोल्ड, तो ऐसे हमें डिवाइड करना चाहिए, और फाइनेंशियल गुरु की तो हेल्प लेनी ही चाहिए। बिल्कुल, पूजा हमारे साथ है ही, अगर कोई भी सवाल पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं इनसे। लेकिन सोनल, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि करियर और घर, इसको जब बैलेंस करना होता है, आपने क्या किसी तरह की मुश्किलें फेस की? क्योंकि जब आपने शुरुआत की तब से आप में बहुत कुछ बदला है, मतलब यू स्टार्टेड योर जर्नी वेरी मच अर्लियर।
ओवर द इयर्स इतना बड़ा ब्रांड रिचफील्ड जो आपने एस्टैब्लिश किया है, उसको एस्टैब्लिश करने में कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस करी, तो अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। तो काफी सारी आई, लेकिन जब पैशन होता है, एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, तो वो डिफिकल्टीज दिखाई नहीं देती है। और मैं समझती हूँ कि डिफिकल्टीज के बगैर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे सफलता तो कहा ही नहीं जाता है। जहाँ सफलता होती है वहाँ तो डिफिकल्टीज आएगी। लेकिन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम फर्स्ट फैमिली के फर्स्ट एंटरप्रेन्योर रहे हैं, तो फाइनेंस में काफी हमें डिफिकल्टीज आई। और मैं ये 1986 की बात कर रही हूँ, तो तभी तो जस्ट महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनने जा रही थी वो समय में। तो काफ़ी मुझे फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत रही और मुझे मिली भी वो फैमिली सपोर्ट, और उससे मैं काफ़ी आगे बढ़ सकी। और चिल्ड्रन स्पेशली चिल्ड्रन का सपोर्ट भी नहीं होता है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बच्चों का भी बहुत सपोर्ट मुझे रहा। और ये जो रिचफील्ड जो ब्रांड क्रिएट की गई, वो ना कि डॉक्टर अपूर्वा और डॉक्टर सोनल ने, लेकिन मेरे बच्चे भी और मेरी पूरी फैमिली इसमें कहीं ना कहीं शामिल हुई थी। और ये जैसे हमारे रगों में रिचफील्ड का ही ब्लड बह रहा है, ऐसे मैं कहूँगी, तो ये नहीं होगा। लेकिन व्हेन द एंटायर फैमिली गेट्स इन्वॉल्व्ड, your dream becomes passion and your passion becomes dream. Definitely, फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट पूजा, सोनल ने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपसे इनफैक्ट हम जानना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। यहाँ पर अहम इन्होंने बात कही कि उस समय में जब सोनल ने शायद जब स्टार्ट किया तब इतने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं देखने को मिलते थे और काफी डिफिकल्टीज पे इन्होंने फेस की। बट एज ए फाइनेंशियल प्लानर आप जब गाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को और कई सवाल आपको मिलते हैं, आपने क्या एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया है? और अगर घर और करियर साथ साथ लेकर चलना है तो कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को दें। हाँ जी, पहले भी मैं यही कहूंगी, जैसे सोनल ने भी कहा कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं कहूंगी कि आगे बढ़ने के लिए पिछले 5-10 सालों में ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आई हैं, जो अपने घरों से बाहर निकली हैं, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। तो उस तरह से अगर फैमिली सपोर्ट है, चिल्ड्रंस का सपोर्ट है, तो मैं कहूंगी कि सारी विमेन या जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें ये टैलेंट को पूरा करना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी में किसी अपने अस्तित्व का एक डेफिनेशन उन्हें देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर मैं देखो, आप बोल रहे हो अगर प्रोफेशनल्स हैं, तो प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, दोनों में से उन्हें फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोफेशनली डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी पर्सनल चॉइस के लिए भी किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, वैसे फाइनेंस जैसे बड़े डिसीजन के लिए भी अगर हमें किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करें तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह से आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, गोल बेस्ड होनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट्स हैं, काफी चीजें हैं जो हमें जनरली पता नहीं होता है, आम महिलाओं को या आम लोगों को ज्यादा आइडियाज नहीं होती है कि क्या अपडेट हो रहा है रोज मार्केट में। तो उस तरह से अगर आप एडवाइस लें या अपडेटेड रहें, सर्फिंग करें, तो आपको आइडिया होगी क्या नए स्कीम्स आ रहे हैं। सेकेंडली, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वुमेन के लिए मैं कहूंगी कि अगर वो खुद से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच करें। और अगर वो हाउसवाइफ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उन्हें हर इन्वेस्टमेंट्स का, जो उनके हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट्स का उनको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें कि जनरली जो ट्रेंड है, वुमेन आउटलिव देयर हस्बैंड्स। जनरली वुमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हस्बैंड से ज्यादा होती है, 3 से 4 साल। और उनका जो एज गैप देखे तो वो भी अराउंड 2-3 ईयर्स होता है इंडिया में। तो अराउंड 5 to 6 ईयर्स का उनका जो रिटायरमेंट होता है वो उन्हें खुद से प्लान करना होता है। तो उस तरफ से अगर हम सोचें, जो ज्यादा लोग सोचते नहीं है कि इन्फ्लेशन आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स कहाँ होगा, नहीं पता है हमें। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर हम डिसीजंस लें तो सारे आपके जो रिटायरमेंट है, सारे गोल्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल पूजा, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अहम हिस्सा है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, और इनफैक्ट जितनी कम उम्र में आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर है। डॉक्टर सोनल भी हमारे साथ हैं। इनफैक्ट सोनल, आपसे समझना चाहते हैं कि आपने जब
शुरुआत की थी, हालांकि आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, लेकिन साथ ही साथ रिटायरमेंट को देखते हुए क्या टिप्स आप देंगी कि किन चीजों का खास ध्यान रखा जा सकता है जिससे बाय द टाइम हम अपना करियर के बिल्कुल एज पे होते हैं, हम शायद या तो घर की दिक्कतों की वजह से, घर की जरूरतों के कारण या तो करियर से ब्रेक लेते हैं या फिर हमें फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना होता है। ऐसे में पहले से ही अगर शुरुआत कर ली जाए सेविंग्स की ताकि रिटायरमेंट आसान हो जाए, कुछ टिप्स आपकी तरफ से? जैसे पूजा जी ने बताया कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो एक तो है कि अवेयरनेस होना चाहिए और फाइनेंशियल गुरु की हेल्प लेनी चाहिए। तो हमें पता है कि 10 साल के बाद क्या सिनेरियो होगा, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं। और एक है कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं जो हमारे हस्बैंड्स करते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हमें कुछ पता नहीं है और हमारे पास पड़ा है लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल गुरु की भी हेल्प लें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें, हम हमारा नॉलेज बढ़ाएं, कौन सी स्कीम्स कहाँ पे कैसे अवेलेबल है, और एडवाइस लेके हम आगे चलें। जी बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ करियर की चॉइस करते समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग की भी हम बात करते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट पूजा, आपने जैसे कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स के मुकाबले महिलाओं की ज़्यादा होती है, ऐसे में ज़्यादा खुद पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। कोई खास आप इंस्ट्रूमेंट्स बता सकती हैं, कोई तरीके? हालांकि म्यूचुअल फंड्स पर अक्सर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने देखा है टेंडेंसी रिस्क लेने की थोड़ी कम होती है। अगर एटलीस्ट हम बिल्कुल फ्रेशर्स की बात करें जो शुरुआत कर रही है निवेश की, ऐसे में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जनरली पल्लवी महिलाएं जो हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं। बट अगर हम उन्हें एक फैक्ट बताएं कि अगर उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है जो लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो वो थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हमने ऑलरेडी जो आपने बात की कि म्यूचुअल फंड्स जो है जिसमें SIP रूट है, वो बहुत ही आसान तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को या लॉन्ग टर्म कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए। तो अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप फंड्स हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप है, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, ऐसे कुछ फंड्स हैं जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्मॉल मिड कैप फंड्स हैं जो लार्ज लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगेन आप यूज कर सकते हो, जिसमें SBI स्मॉल मिड कैप है या तो फिर सुंदरम स्माइल है। तो इस तरह के कुछ फंड्स हैं जहां पे आप SIP रूट यूज करके लॉन्ग टर्म होराइजन रख के आप आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आराम से इजिली कर सकते हो। और कंजर्वेटिवनेस अगर है किसी इन्वेस्टर के अंदर, तो वो बैलेंस फंड चूज कर सकती है। बैलेंस फंड में टाटा बैलेंस फंड है या फिर SBI बैलेंस फंड है, ये ऑप्शंस ये यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सारे फंड्स का आपने जिक्र किया, लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर दोबारा से चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डॉक्टर सोनल भी हमारे साथ बनी हुई है, लौटेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी होंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर सोनल हैं, रिचफील्ड की को-फाउंडर, और साथ ही हमारे साथ पूजा भिंडे भी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूजा, आपके लिए कुछ सवाल हैं, मेल के जरिए हमें मिले हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ से लेकर वर्किंग सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं और सवाल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए पूछना चाहती हैं। पहला सवाल हम शामिल कर रहे हैं सोनी कुमारी का। इन्होंने बक्सर, बिहार से इनफैक्ट मेल लिखा है। अपने बारे में इन्होंने बताया शी इज 24 ईयर्स ओल्ड और हाउसवाइफ हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी इन्होंने किए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से ये बता रही हैं SIP के जरिए 4000 रुपये हर महीने निवेश करती हैं। ये फर्दर 2000 रुपये और निवेश करना चाहती हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर किए जाएं। इनके जो करंट पोर्टफोलियो उसमें देखें तो ICICI वैल्यू डिस्कवरी विच इज अ मिड कैप फंड, प्लस UTI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है जिसमें 1500 रुपये के आसपास ही डालती हैं। इसके अलावा एक लार्ज कैप फंड भी है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, यानी ओवरऑल 4000 रुपये का निवेश है। सोनी के लिए आपकी सलाह क्या होगी? और क्योंकि इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि कितना रिस्क ले पाएंगी, बट लुकिंग एट हर एज 24 इयर्स में थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, तो कुछ और चेंजेस, कोई नए फंड्स इनके पोर्टफोलियो के लिए? देखिए पल्लवी, जैसे आपने कहा कि 24 इयर्स की एज है,
तो उन्हें कंजर्वेटिव नहीं और थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन अगर हम उन्हें सजेस्ट करें कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहें, तो जो 4000 के आपने जो फंड्स कहे उसमें से यूटीआई का जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, उस जो हाइब्रिड फंड है, वो अगर आप उसमें स्विच करा दें, यूटीआई एमएनसी फंड ले ले उसकी जगह, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जिसमें अच्छे रिटर्न्स देखे गए हैं, क्योंकि थोड़ा अग्रेसिव फंड है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक उसमें से वो स्विच कर ले। और बाकी जो दो आईसीआईसीआई के जो फंड है और आईसीआईसीआई फोकस्ड है और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी है और जो फ्रैंकलिन है, उन दोनों में मैं सजेस्ट करूंगी कि वो टॉप अप कर ले, एडिशनल परचेज कर ले वही पोर्टफोलियो में, वही स्कीम्स में। जी, तो यूटीआई एमएनसी एक नया फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये एडिशन होगा। एमएनसी फंड में भी 32% तक का रिटर्न देखने को मिला है। साथ एक और सवाल है, मेल के जरिए भेजा है बीना ने, और ये जानना चाहती हैं कि अगर निवेश करना हो तो क्या ऑनलाइन खुद से किया जा सकता है? इनका डीमैट अकाउंट है, लेकिन ये कंफ्यूज है कि ब्रोकर के जरिए जाएं या फिर ऑनलाइन सेफ है, और क्या इसे मॉनिटर भी कर पाएंगे? ज्यादा डिटेल्स इनकी मेल में नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो पूजा, क्या आंसर होगा आपकी तरफ से डायरेक्ट निवेश पर? देखिए, अगर उन्हें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, खुद से करना है, ऑनलाइन करना है, तो वो डायरेक्टली किसी एएमसी में इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो पहले इन्हें केवाईसी कराना जरूरी है। केवाईसी के लिए एक फोटो आईडी और एक एड्रेस प्रूफ इन्हें सबमिट करना होगा। केवाईसी का जो फॉर्म है वो कैम्स या फिर एम्फी की वेबसाइट पे वो डाउनलोड कर सकती हैं, और केवाईसी के साथ जो स्कीम वो डिसाइड कर रही है, जो उन्हें इन्वेस्ट करना है या उन्होंने ऑलरेडी पहले कोई स्टडी की हुई है, तो वो एएमसी के वेबसाइट पे जाके वो ऑनलाइन परचेज कर सकती हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यही कहूंगी कि जो फर्क है, एनएवी का फर्क आता है एक, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अगर आप जाते हो तो उसमें एनएवी कम होती है, और डायरेक्ट में अगर वो जाती है तो एनएवी थोड़ी उनको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो नहीं होता है। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही है, अगर नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है मार्केट की, प्रॉपर नॉलेज है फंड्स की, कितनी इतनी सारी कैटेगरीज हैं, होराइजन क्या है, रिस्क कितना ले रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें नॉलेज है, सर्व करके उन्हें वो अपडेट हो सकती है, मंथ 6 months 1 year, क्योंकि रिव्यू करना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगी वो ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई आइडिया नहीं है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना मैं सजेस्ट करूंगी। जी, तो यानी कि आप खुद पहले डिसाइड करें कि आप कितने समय में रिव्यू कर पाएंगे। जैसे एक्सपर्ट ने कहा, हर 6 months में या मे बी 1 साल में एक बार आप एनुअली देख सकती हैं। कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए हैं, और इसमें कुछ परफॉर्मेंस पे अगर गौर करें तो मिड कैप्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सुंदरम स्माइल ने पिछले 3 साल में 36% और पिछले 1 साल में 103% तक का रिटर्न दिया है। साथ ही डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड जो है उसमें भी 40% का रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 1 साल में भी शानदार डबल डिजिट ग्रोथ इस पर्टिकुलर फंड से मिली है। लेकिन आप अपना रिस्क देखें, कितना रिस्क आप ले पाएंगे, और उसके बाद आगे बढ़ें। रिस्क की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में इनफैक्ट सोनल आपसे भी मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ। रिस्क जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, पूजा ने भी कहा कि आमतौर पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि महिलाएं कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। फिर चाहे हम एफडी की बात करें या फॉर दैट मैटर गोल्ड में ज्यादा निवेश करने की सोचते हैं। और शुरुआत में डॉक्टर सुनील आपने भी जिक्र किया कि गोल्ड में भी समहाउ कुछ % पोर्टफोलियो का रखना चाहिए। आप अगर अपना शेयर कर सकें, आप, हालांकि हम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं चाहेंगे आपसे, लेकिन गोल्ड में आप निवेश करते हैं, साथ ही क्या शेयर मार्केट की तरफ भी आपका थोड़ा झुकाव है? आई एम फ्रॉम अ शेयर मार्केट फैमिली। तो जैसे पूजा जी बता रहे थे कि कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव, आई थिंक देयर इज नो कंजर्वेटिव प्लानिंग और aggressive planning. There has to be a smart planning. I've been ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा कंजर्वेटिव ही रही है। मैं काफ़ी अग्रेसिव थी शेयर्स में, क्योंकि आई वॉज कमिंग फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड, तो काफ़ी अग्रेसिव भी रही कई बार, लेकिन काफ़ी धोखे खाए मैंने। तो मैं समझूंगी कि अगर नॉलेज लेना ही है और पोर्टफोलियो आप उसे देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपका उसमें नॉलेज है, पैशन है, तो ही आप उसमें जाएं। नहीं तो फिर द सेफेस्ट इज द गोल्ड, सिल्वर
या प्रॉपर्टी है या LIC पॉलिसीज है, FDs है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको फाइनेंशियल गुरु मिल जाते हैं पूजा जी जैसे, तो आप जरूर शेयर में इन्वेस्ट करिए, और अग्रेसिव भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी कोई हरकत नहीं है, लेकिन somebody should be there to guide you then in that scenario। श्योरली, इनफैक्ट पूजा बिल्कुल सही बात डॉक्टर सोनल ने कही है कि फाइनेंशियल प्लानर की मदद जरूर लेनी चाहिए अगर खुद से आप मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए, खासतौर पर अगर शहरों की बात करें, एक सेकेंड ओपिनियन जरूर होनी चाहिए। एंड मोर ओवर अगर हम खुद मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप शायद किसी एजेंट के जरिए या एक रिलायबल फाइनेंशियल प्लानर के जरिए भी आप अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकते हैं। एक सवाल और पूजा एक शामिल कर रहे हैं, ये मेल के जरिए है, संध्या ने सवाल भेजा है, क्योंकि हम यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और हम उनके फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे में गर्ल चाइल्ड के लिए भी काफी चीजें अब बाजार में मौजूद हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है इनफैक्ट सुकन्या समृद्धि। इनफैक्ट जो अगली दर्शक हैं संध्या, ये उसी बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे कि PPF के कंपैरिजन में क्या इनको समृद्धि अकाउंट में खाता खोलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लानिंग करनी हो, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप कंपेयर करती हैं तो कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? देखिए पल्लवी, बेटर ऑप्शन से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे सुकन्या समृद्धि के अगर मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताऊं तो उसमें जो भी 10 इयर्स के अंदर आपकी गर्ल चाइल्ड है या फिर दिसंबर 2013 के बाद अगर कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न है फैमिली में, तो आप सुकन्या समृद्धि के अंदर आप वो अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में आप 14 इयर्स तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अकाउंट मैच्योरिटी 21 इयर्स तक है, बट 18 इयर्स के बाद आप उसमें 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और सामने अगर आप PPF देखें तो उसमें 15 इयर्स लॉक इन है, लेकिन PPF में अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको है, जो विड्रॉ करना है तो 7th ईयर के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, बाद में भी 15 इयर्स के बाद आपका अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर हम दोनों के बाकी टैक्स पोर्शन और टैक्स पर्पस इन सबसे देखें तो दोनों EEE के अंदर आते हैं, एग्जेम्प्ट, डिडक्शन अंडर ATC, इंटरेस्ट मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट, तो वो नहीं। और ऑब्जेक्टिव में दो चीज है, SSC जो है उसमें आपको हाई रिटर्न मिल रहा है जो 9.2% अभी डिक्लेयर किया है 2015-16 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और PPF जो है जो 8.7% है। तो रिटर्न्स के हिसाब से SSC अच्छा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको की, जो विड्रॉवल्स है या जो लॉक इन 15 इयर्स का एक लॉक इन है, लेकिन बाद में जो आप उसमें रिन्यू कर सकते हो, विड्रॉवल कर सकते हो, 3rd ईयर के बाद लोन ले सकते हो, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज आपको PPF में मिलेंगी। तो एज एन एडवाइजर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप दोनों का बेनिफिट ले सकते हो, थोड़ा पोर्शन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर इन दोनों ऑब्जेक्टिव में से अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है या फ्लेक्सिबिलिटी या हाई रिटर्न्स, उसमें से चूज करके आप आपका डिसीजन ले सकते हो। राइट, यानी कि पहले इंस्ट्रूमेंट को समझें, उसके बारे में जैसे कई सारे फीचर्स आपने सुकन्या समृद्धि के समझाए, इंस्ट्रूमेंट को समझें और उसके बाद आगे डिसाइड कर सकते हैं। शुक्रिया पूजा, कीमती समय देने के लिए, जी बिजनेस को और इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही डॉक्टर सोनल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।